हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम हिंदी साहित्य में जो है यूनिट नंबर 5 को देखेंगे और उस यूनिट नंबर 5 में जो है हम रेखाचित्र संस्मरण का आज खत्म करेंगे। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम महामैराथन लेकर आए हैं। महामैराथन में जो है हम रेखाचित्र और संस्मरण का आज खत्म करेंगे थ्योरी के माध्यम से। तो आप बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में जो है आज रेखाचित्र संस्मरण में हम जो है थ्योरी को क्लास को हल करेंगे। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यदि अभी तक आपने यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 3 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ का जो हमारा नाम है गद्य की प्रमुख गौण विधाएं। गद्य की गौण विधाओं में रेखाचित्र और संस्मरण हम स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना जो सिलेबस देख लेते हैं। हमारी यूनिट नंबर 5 में जो एमपी बैग तो हिंदी साहित्य में आपका सिलेबस दिया गया है वो है कि गद्य की गौण विधाओं में हमें देखना है कि आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार का हमें विकास पढ़ना है। उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़नी है, प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं। तो आज जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं संस्मरण और रेखाचित्र। तो इन दो संस्मरण और रेखाचित्र की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विकास भी है और उनकी साहित्यकार भी और इनकी रचनाएं भी साथ में कवर की गई हैं। तो आज की जो वीडियो में हमने केवल संस्मरण और रेखाचित्र की जो सभी टॉपिक जो है कवर किए हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। इसके बाद जो आगे की वीडियो आएंगे उसमें हम बाकी के जो है आत्मकथा, जीवनी और डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार सभी जो है इनको भी विस्तृत रूप से हल करेंगे। तो आज का जो वीडियो है आपके जो वर्ग 2 के लिए हम आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो लेकर आ रहे हैं। वो आज की जो क्लास है उस क्लास में आप देखेंगे कि इसके बाद जो है संस्मरण और रेखाचित्र के बाद में आपको क्वेश्चन भी कराए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका जो वीडियो है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हिंदी की जो है गद्य की विधाओं को दो भागों में विभाजित किया है। एक है आपकी मुख्य और दूसरी है आपकी गौण विधा। तो आज की हमें वीडियो में हमें पढ़ना है जो है गद्य की गौण विधा के बारे में पढ़ना है। तो गद्य की गौण विधाओं में हम देखेंगे रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और साक्षात्कार। तो इसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले रेखाचित्र के बारे में। तो आइए देखते हैं रेखाचित्र के बारे में। रेखाचित्र क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका उठता है कि रेखाचित्र है क्या। तो आइए जानते हैं कि जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को हम क्या कहते हैं? रेखाचित्र कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, किसी व्यक्ति के बारे में हम बताएं और इस प्रकार से बताएं कि सुनने वाला जो है आपके पढ़कर मतलब आप जो लिख रहे हैं उसको पढ़कर भी संतुष्ट हो जाए, उस दूसरे व्यक्ति के बारे में अब बता सके, उसी को हम क्या कहेंगे? रेखाचित्र कहेंगे। आइए देखते हैं आगे। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार इन्होंने कहा है कि रेखाचित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्म स्पर्शी और भावमय रूप विद्यमान है जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षक दृष्टि अपना निजीपन उधेड़ कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेखाचित्र कहते हैं। तो ये किसके अनुसार हो गई? हमारी जो परिभाषा हो गई गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार। आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमें कहा गया है कि इस प्रकार रेखाचित्र के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रेखाचित्र में किसमें? शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर सामने आए। रेखाचित्र का वर्ण विषय जो है आपका काल्पनिक ना होकर वास्तविक होता है और इसकी जो है आंतरिक एवं बाह्य जो है विशेषताएं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति पाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है? अभिव्यक्ति पाती हैं, प्रमुख जो विशेषताएं हैं। अब आइए हम देखेंगे संस्मरण किसे कहते हैं। तो आप देख गए हैं कि रेखाचित्र हम किसे कहते हैं। रेखाचित्र किसी व्यक्ति के बारे में हमें जो है शब्दों के रूप में इस प्रकार से लिखना है जिससे उस व्यक्ति का जो है मर्म स्पर्शी जो है चित्रण सामने आ जाए। मतलब उस व्यक्ति के बहुत ही ढंग से उसके इतिहास को लिखना ही क्या है? रेखाचित्र है। अब आइए संस्मरण देखते हैं। तो संस्मरण का जो है, संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोरियस कहते हैं। तो मेमोरी जो होती है, मेमोरी मतलब किसी को याद करके लिखना। तो किसी की बातों को यदि याद करके हम लिखते हैं तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो अंग्रेजी में जो है संस्मरण को क्या कहते हैं? मेमोरियस।
तो मेमोइर्स जो है संस्कृत इंग्लिश का शब्द है। आइए देखते हैं कि संस्मरण का संबंध लेखक की स्मृति से होता है। स्मृति में वही अंकित होता है जिसने लेखक की भावनाओं को उद्वेलित मतलब प्रभावित किया है। हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ है, मतलब द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुआ है। द्विवेदी जी ने स्वयं अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार, पशु का मंत्र आदि जो है संस्मरणात्मक लेखों की रचना की है। तो संस्मरण क्या है? जब किसी व्यक्ति के बारे में हम सोचकर अपनी याद के अनुसार मतलब अपनी उसकी जो घटना है उसको हम सोचकर यदि लिखें तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। वो आप जानते हैं, आप यदि किसी घटना को देख रहे हैं तो आप उस घटना में वही चीज याद रखेंगे जो आपके क्या है मन में अंकित हो जाएगी। तो स्मृति में जो आपकी अंकित है, जो आपकी भावनाओं को प्रभावित कर दे, वही चीज आपके मन में जो है बैठ जाएगी और उसी को आप लिखेंगे। तो जो मन से लिखना है वही क्या है? संस्मरण है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने भी कुछ प्रकार के संस्मरण लिखे हैं। आगे देखेंगे संस्मरण व रेखाचित्र दोनों ही आधुनिक गद्य की क्या है विधाएं मानी जाती हैं। तो आधुनिक गद्य की दोनों विधाएं संस्मरण व रेखाचित्र। आइए आगे देखते हैं हम कि डॉक्टर पदम सिंह शर्मा के अनुसार इन्होंने कहा है कि प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखन भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक जो है संस्मरण लेखक भी है। तो जो है इनके अनुसार जो इन्होंने कहा है कि रेखाचित्र लिखने वाला संस्मरण कहता भी है और संस्मरण कहता रेखाचित्र, मतलब दोनों ही एक ही समान है। क्योंकि अगर कोई रेखाचित्र लिखता है तो वो संस्मरण भी लिखता है और संस्मरण जो लिखता है वो रेखाचित्र भी लिख सकता है। आगे देखते हैं इसी कारण रेखाचित्र व संस्मरण में भेद कर पाना कैसा होता है? कठिन होता है। रेखाचित्र का उद्भव शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा ने जो है पंडित पदम सिंह शर्मा को संस्मरण व रेखाचित्र दोनों का जनक माना है। तो हरबंश लाल शर्मा जो है इन्होंने पदम सिंह शर्मा को जो है रेखाचित्र संस्मरण दोनों का ही जनक माना है। आइए आगे देखते हैं हम कि पदम सिंह शर्मा कृत उनके द्वारा लिखा गया है क्या? पदम पराग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। तो याद रखना है कि हिंदी का प्रथम जो है संस्मरण क्या है, रेखाचित्र क्या है? तो पदम पराग जो है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र है जो पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसमें संस्मरणात्मक निबंधों व रेखाचित्रों का संकलन मिलता है। आइए आगे देखेंगे हम कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र पर एक संस्मरण लिखा है। इसी प्रकार आचार्य रामदेव ने स्वामी सिद्धानंद पर वर्ष 1929 में तथा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर संस्मरण लिखे हैं। तो याद कर लेना है कि किसने किस पर संस्मरण लिखे हैं। तो आपको याद करना है बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं किसके ऊपर? प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर एक संस्मरण लिखा है। इसी प्रकार आचार्य रामदेव ने स्वामी सिद्धानंद के ऊपर और 1929 में लिखा है और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक के ऊपर जो है संस्मरण लिखे हैं। आगे देखेंगे हिंदी रेखाचित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। महादेवी वर्मा उत्कृष्ट रेखाचित्रकार हैं। कैसे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाचित्रकार हैं। आगे हैं इनके रेखाचित्रों को रेखाचित्र व संस्मरण दोनों में ही स्थान दिया गया है। 1947 में स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुई। तो स्मृति की रेखाएं किसके द्वारा लिखा गया है? स्मृति की जो रेखाएं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया 1947 में एक संस्मरण है। इसमें संस्मरण और रेखाचित्र दोनों ही मिलते हैं। तो याद रख लेना है, आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि स्मृति की रेखाएं क्या है? संस्मरण भी हैं और रेखाचित्र दोनों भी हैं। इसमें जो है भक्तिजनक, चीनी फेरे वाला और जंग बहादुर, नुन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया आदि का उल्लेखनीय है। तो इसमें जो है स्मृति की रेखाओं में ये पात्र जो है उल्लेखनीय है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें है कि वर्ष 1941 में अतीत के चलचित्र प्रकाशित हुआ। तो अतीत के चलचित्र किसने लिखा है? 1941 में जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो महादेवी वर्मा ने उपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशु एवं पक्षियों को संस्मरणात्मक रेखाचित्र में जगह दी है। इसमें संस्मरणों से इनका व्यक्तित्व भी
उजागर होता है। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने पथ के साथ ही 1956 में महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। स्मारिका 1971 में महादेवी वर्मा के 4 रेखा चित्र जो हैं कौन कौन से हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में महापुरुषों से संबंधित हैं। तो जो है 4 इन्होंने महादेवी वर्मा ने 4 रेखा चित्र लिखे हैं स्मारिका 1941 में। इसमें स्मारिका 1941 में 4 लिखे हैं। आइए आगे हम देखते हैं। मेरा परिवार 1972 में महादेवी वर्मा के 7 रेखा चित्र हैं, जो नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गोरा, नीलू आदि जो है पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित हैं। और इन रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा जी की संवेदना इतनी सरस व पावन है कि जिन पात्रों को लेकर ये रेखा चित्र लिखे गए हैं, जैसे उनसे उनका रागात्मक संबंध हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा चित्र लिखने वाली है महादेवी वर्मा। आगे है कि अपनी संवेदनाओं को कवितापूर्ण शैली में के माध्यम से मूर्त रूप देने के लिए जो है, तो कविताओं को मूर्त रूप देने में जो महादेवी वर्मा थी अत्यंत ही निपुण मानी जाती हैं। तो महादेवी के वर्मा के बारे में हमने देख लिया है। अब आइए आगे देखते हैं हम प्रकाश चंद्र गुप्त के बारे में। प्रकाश चंद्र गुप्त भी उपरोक्त दोनों विधाओं में जो संस्मरण है और रेखा चित्र की बात चल रही है, दोनों विधाओं में योगदान देने वाले लेखकों में उच्च स्थान रखते हैं। इनके स्मृति चित्र पुरानी स्मृतियां क्या है 1947 में संकलित हैं। रेखा चित्र में निजी वस्तुओं, स्थानों आदि पर लिखे गए रेखा चित्र हैं। तो क्या है, प्रकाश चंद्र गुप्त ने जो है निजी वस्तुओं पर और स्थानों पर जो है रेखा चित्र लिखे हैं, और महादेवी वर्मा ने जो है पशु पक्षियों पर रेखा चित्र लिखे हैं। जी यहाँ पे इंपोर्टेंट बात हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि हिंदी रेखा चित्रों में पंडित श्री राम शर्मा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है, जंगल के जीव 1949 में प्रकाशित हुआ है। आगे है कि जंगल के जीव में जंगली जानवरों के रेखा चित्रों को विषय बनाया गया है। शर्मा जी का दूसरा संकलन वे कैसे जीते हैं 1957 में तथा बोलती प्रतिमा वर्ष 1966 में जो है प्रकाशित हुआ है। बोलती प्रतिमा में ठाकुर की आन, वसीयत, वरदान, रत्ना की अम्मा और चंदा आदि जो है रेखा चित्र अत्यंत रोचक हैं। तो जी हम देख रहे हैं, इसके बारे में हमने देख लिया है श्री राम शर्मा के बारे में। अब आइए देखते हैं हम आगे बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्रों में प्रमुख साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए गए हैं। हमारे आराध्य संस्मरण कब 1952 रेखा चित्र 1952 इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। आगे देखेंगे हम शिव पूजन सहाय के संस्मरण व रेखा चित्र बे दिन बे लोग 1965 में संकलित हैं। सत्यवती मलिक के संस्मरण तथा रेखा चित्र अमिट रेखाएं 1951 में संकलित हैं। देवेंद्र सत्यार्थी भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने में प्रसिद्ध हैं। तो जी यहाँ पे बात किसकी हो गई है, ये बात हमारी हो गई है रेखा चित्र संस्मरण के बारे में। आगे हम देखेंगे उपेंद्र नाथ अस्क के संस्मरण व रेखा चित्र रेखाएं व चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956 और ज्यादा अपनी कम पराई 1959 में संकलित है। तो याद रखना है उपेंद्र नाथ अस्क के कौन कौन से हैं, रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956, ज्यादा अपनी कम पराई 1959 में संकलित है। आगे है कि हिंदी के प्रख्यात रसवादी आलोचक एवं निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र का स्मृति चित्र चेतना के बिंब 1967। इस संस्मरण में नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है। तो आपने देख लिए हैं किसके, हम उपेंद्र नाथ अस्क और आगे है नगेंद्र के बारे में। अब आइए हम देखते हैं कुछ जो है उपन्यास किसके, राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत महत्वपूर्ण है ये संस्मरण के बारे में और रेखा चित्र के बारे में। तो आइए इनको देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत
उन्हें माटी की मूर्तें में रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, भौजी, बेजू मामा, बुधिया, मंगर, रूपा की आजी, बाल गोविंद भगत आदि जो है ग्रामीण परिचित्रों के रेखा चित्र हैं। तो याद रखने ना किस किस के नाम दिए गए हैं, किसकी, माटी की मूर्तों में। आगे है लाल तारा बेनीपुरी जी का बौद्धिकता प्रधान रेखा चित्र संग्रह है। और रामवृक्ष बेनीपुरी कृत गेहूं और गुलाब बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लें गेहूं और गुलाब, जी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। गेहूं और गुलाब के अधिकांश रेखा चित्र प्रतीकात्मक है, जैसे गेहूं और गुलाब, चरवाहा, मीरा नाचीरे और घासबाली आदि ये है महत्वपूर्ण है। आइए आगे हम देखते हैं कि बेनीपुरी जी द्वारा लिखित मील के पत्थर में साहित्यकारों के रेखा चित्र हैं। संस्मरण साहित्य को अलंकृत कहने में माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन आदि प्रसिद्ध रहे हैं। चतुर्वेदी जी ने समय के 1962 में अनेक भावपूर्ण रेखा चित्र अंकित किए हैं। आइए आगे देखते हैं हम रेखा चित्र के बारे में, संस्मरण के बारे में कि दिनकर जी की क्या है, लोक देव नेहरू 1965 और संस्मरण व श्रद्धांजलियां उल्लेखनीय हैं। और किसकी, हरिवंश राय बच्चन की कृति कौन सी है, नए पुराने झरोखों 1962 में प्रकाशित हुआ। इसमें बच्चन जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य पर टिप्पणियां कहते हुए इसकी दुर्बलता और सबलताओं को अंकित किया है। आइए आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा कि हिंदी संस्मरण साहित्य को कई अनुदित रचनाकारों ने भी समृद्ध किया है। बंगला से अनुदित रचनाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं, मेरा बचपन, गुजराती से अनुदित रचनाओं में मनु बहन गांधी जी की रचनाएं व मेरी माँ तथा पंजाबी से अनुदित रचनाओं में अमृता प्रीतम की रचनाएं जो हैं अतीत की परछाइयां 1962 हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्या हो गए हैं, रचनाएं यहाँ पे आपके द्वारा हम बता दी हैं। आगे हम देखते हैं कि हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण विधा के अंतर्गत पर्याप्त कार्य हुआ है। जो हिंदी रेखाचित्र संस्मरण विधा में जो है अंतर्गत पर्याप्त जो है कार्य हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में इन विधा से संबंधित लेख लिखते रहते हैं। साहित्यकारों, राजनेताओं और समाज सेवियों से संबंधित अनेक संस्मरणात्मक रेखाचित्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं प्रमुख रेखा चित्रकार व उनके रेखा चित्र। तो अब आइए हम देखते हैं प्रमुख रेखा चित्र और उनके रेखाकार कौन कौन से रेखा चित्र हैं, उन्होंने कौन कौन से जो है रेखा चित्र लिखे गए हैं। कि हिंदी गद्य में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा महादेवी वर्मा प्रमुख रेखा चित्रकार माने जाते हैं। माटी की मूर्तें तथा ठाकुरी बाबा क्रमशः रामवृक्ष बेनीपुरी तथा महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। इनकी जो है समीक्षा इस प्रकार है। तो पहले हम देखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है माटी की मूर्तियों के बारे में। तो माटी की मूर्ति के बारे में हम देखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकार माने जाते हैं। इनकी रेखा चित्र में शैल भाषा शैली में सिद्धस्त कलाकारी दिखाई देती है। माटी की मूर्तें जो है वर्ष 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस संग्रह को विशेष ख्याति मिली। इस संग्रह में इन्होंने समाज के उपेक्षित पात्रों को गढ़कर नायक का दर्जा दिया है। आगे देखेंगे, उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण स्वरूप रजिया नामक रेखा चित्र के माध्यम से निम्न वर्ग की एक बालिका को जीवंत कर दिया है। इस संग्रह के अन्य रेखा चित्रों में बलदेव सिंह, मंगर, बाल गोविंद भगत, बुधिया, सरजू भैया प्रमुख हैं। इन रेखा चित्रों की श्रेष्ठता के बारे में मैथिली सेन गुप्त का कथन है कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी जी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मूल बेचते हैं। आइए आगे देखते हैं कि माटी की मूर्त संग्रह की रचना में बेनीपुरी जी ने गांव की जमीन से
उठाए गए कुछ अनगर चरित्रों को न केवल रंगत दी है अपितु उनके प्राण भी फूंक डाले हैं। उनमें प्राण भी क्या कह दिए, उनने फूंक दिए हैं। गांव के किसी पीपल या बड़ के नीचे रखी हुई माटी की मूर्तियों के बारे में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उन मूर्तियों को जीवनिया व चलते फिरते हुए शब्द चित्र मानते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मानता हूं कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग के मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं मानता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। यह जीवन के विविध रंगों को रेखांकित कहती बेनीपुरी जी की सशक्त रेखनी से निकली आकर्षक, मार्मिक और संवेदनशील रेखा चित्र है। अब आइए रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा महादेवी वर्मा के द्वारा ठाकुर जो लिखा गया है उसके बारे में। तो छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रेखाचित ठाकुरी बाबा में ग्रामीण जीवन के लक्ष्य का यथार्थ चित्रण है। ठाकुरी बाबा ग्रामीण यात्रियों के दल का नेतृत्व कहते हैं जो रमन शांत स्नेह स्वर के हैं। यात्रियों के दल में विविधता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वृद्धावस्था में जीवन यापन करते समय आने वाली समस्याओं का चित्रण कहना महादेवी वर्मा का परम उद्देश्य रहा है। आगे देखेंगे कि ठाकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। समाज में विकृतियां व्यक्तिगत हैं परंतु सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत होती हैं परंतु शक्ति व्यक्तिगत मिलती है। ठाकुरी बाबा की सहायता व्यक्तिगत चित्रण न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त साहृदय को व्यक्त करती है। वृद्ध और युवा के अंतर को स्पष्ट करते हुए महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे जीवन में होता, यह प्रश्न भी मैंने मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाज का अंतर मिटा सकना सहज नहीं है। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है। विधवा की समस्या, विदुर की समस्या, वृद्ध की समस्या, ग्रामीण जीवन, स्त्री श्रृंगार आदि का चित्रण करना महादेवी वर्मा का उद्देश्य रहा है। आगे है महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण सभ्यताओं का अंतर बड़ी मार्मिकता से स्पष्ट किया है। लेखिका ने सांस्कृतिक समन्वय की भावना को चित्रित किया है। रेखाचित्र द्वारा ग्रामीण समाज की विशेषताओं का उद्घाटन किया है। आधुनिक शिक्षित, शिष्ट और सभ्य कहे जाने वाले व्यक्तियों पर व्यंग किया है। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण जो है संस्मरण और रेखाचित्र। तो संस्मरण कार्य किस किसने संस्मरण लिखे हैं, तो लेखक के बारे में भी और संस्मरण और रेखाचित्र के बारे में भी। तो सबसे पहले हैं पदम सिंह शर्मा। तो इनने लिखा है पदम पराग, कब लिखा है 1929 में। उसके बाद जो है श्री राम शर्मा, इनके द्वारा लिखे गए हैं बोलती प्रतिमा 1937 में, प्राणों का सौदा 1939 में, और जंगल के जीव 1949 में, और वे जीते कैसे हैं 1957 में। अब है महादेवी वर्मा का है स्मृति की रेखाएं 1947 में, अतीत के चलचित्र 1951 में, पथ के साथी 1956 में, स्मारिका 1971 में, मेरा परिवार 1972 में लिखे गए रेखा चित्र हैं। इसके बाद हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इनके है रेखा चित्र 1940 में, और पुरानी स्मृतियां जो हैं 1947 में प्रमुख हैं। आइए आगे देखते हैं पंडित बनारसी दास की जो है वो है संस्मरण हमारे आराध्य 1952 में, रेखाचित्र 1952 में, और सेतुबंध जो है 1962 में इनके द्वारा प्रमुख रेखाचित्र हैं।
आगे रामवृक्ष बेनीपुरी के जो है रेखा चित्र संस्मरण है माटी की मूर्तें 1946, गेहूं बगुलाव 1950, लाल तारा 1968, मील के पत्थर 1957। इसके बाद है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तो इनका है दीप जले शंख बजे 1959, भूले हुए चेहरे जिंदगी मुस्कुराई 1953, माटी हो गई सोना बाजे पायलिया के घुंघरू और क्षण बोले कण मुस्कुराए। आगे है आचार्य विनय मोहन शर्मा, इनका है रेखाएं और रंग 1955 में। आगे है डॉक्टर नगेंद्र, इनके है चेतना के बिंब 1966 में लिखा गया रेखा चित्र है। और इसके बाद है उपेंद्र नाथ अस्क, इनका है ज्यादा अपनी कंपराई 1959 और रेखाएं और चित्र 1955 और मंटो मेरा दुश्मन 1956 जो है इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है। आगे है ओंकार शरद, तो इनका है लंका महाराजन। अगला है सेठ गोविंद दास, इनका है स्मृतिकरण 1959 और चेहरे जाने पहचाने 1966 जो है प्रमुख संस्मरण और रेखाचित हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन, इनका है रेखाचित 1940 ईस्वी में। इसके बाद है श्रीमती सत्यवती मलिक, इनका जो है अमिट रेखाएं हैं, इनकी रेखाचित्र हैं। आगे देखेंगे सत्यजीत वर्मा, इनका है एल्बम। उसके बाद कैलाश नाथ काटजू, इनका है मैं भूल नहीं सकता 1955 में। इसके बाद है संपूर्णानंद, इनका है कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार 1962 में। आगे है कुंतल गोयल, इनका है कुछ रेखाएं कुछ चित्र 1966 में। और अगला है कृष्णा सोबती, जो है हम हसमत 1977 में। आगे है भैन भूषण अग्रवाल, इनका है लीक अलीक। उसके बाद आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है इस्माइलों के सुमन। उसके बाद जो है आगे है विष्णु प्रभाकर का है मेरे अग्रज मेरे मीत। आगे है दूसरा जाने अनजाने 1962 में है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में। आगे है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। उसके बाद है यादों की तीर्थ यात्रा 1981। उसके बाद है सहजन के सेतु 1990। और उसके बाद हमारे फणेश्वरनाथ रेणु का जो है वो है वन तुलसी की गंध, तो वन तुलसी की गंध है 1984 ईस्वी में लिखा गया जो है संस्मरण है। आगे है भगवती शरण सिंह, इनकी है रस गगन गुफा में। अगला है जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें 1963 में। और आगे है इनका जिन्होंने जीना जाना, तो जो है 1971 में लिखा गया है। आगे है सेठ गोविंद दास, इसकी है स्मृतिकरण, ये लिखा गया है 1959 में। माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव 1962। हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोके 1962, इनका भी 62 में है। माखनलाल चतुर्वेदी के दोनों 62 में है। उसके महावीर प्रसाद द्विवेदी का है अतीत स्मृति। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त की है हरिओध जी के संस्मरण। तो आगे हम देखेंगे राहुल संकीर्तन के है बचपन की स्मृतियां 1955 में और जिनका मैं कृतज्ञ 1956 में। आगे है मेरे असहयोग के साथी 1956 में। रामवृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें। इसके बाद है ईला चंद जोशी, इनका है कुछ संस्मरण मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियां। आगे है जो है काका साहेब कालेलकर, इनकी है गांधी संस्मरण और विचार, ये 1961 में लिखा हुआ। आगे है रामधारी सिंह दिनकर, इनका है लोकदेव नेहरू 1965 संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1967। आगे है अमित लाल नागर, इनका है जिनके साथ जिया 1973 में। और प्रतिभा अग्रवाल, इनका है सहजन का सुख दुख 1981। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका है युग पुरुष 1983। और पद्मा सचदेव जी हैं दीवान खाना
1984, मितबाघर 1995, अमराई आगे है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने अज्ञे, तो अज्ञे जी की है स्मृति लेखा, तो स्मृति लेखा जो है 1986 में लिखा गया इनका। आइए आगे है कमल किशोर गोयनका, इनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुछ संस्मरण 1988 में है। आगे है बिंदु अग्रवाल, इनका है भरत भूषण अग्रवाल, के ऊपर लिखा है कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989, और यादें और बातें दो खंडों में 1998 में है। काशीनाथ सिंह, इनका है याद हो कि ना याद हो, जो है 1992 में, और आगे है आछे दिन पाछे गए 2004 में। आगे है अमृत राय, इनका है जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 में जो है लिखे गए संस्मरण और रेखा चित्र यहाँ पे हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं इनके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ। तो आप देख रहे हैं एक ही वीडियो में हमने जो है प्रमुख प्रमुख संस्मरण और उनके बारे में पूरा जो है वर्णन यहाँ पे हमने कर लिया है। अब जो हमने आपको जो है रेखा चित्र संस्मरण के बारे में बताया है, उनकी हम जो है प्रमुख ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आज की वीडियो में अब जो भी आपके लिए अब वीडियो जो आपके लिए बनी है, यह जो है आप वीडियो को पहले लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके शेयर से जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। तो आज के जो प्रमुख ऑब्जेक्ट हैं, यह जो हमने आपको यहाँ पे बताया है वहीं से लिए गए हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि रेखा चित्र का बैंड विषय है। तो रेखा चित्र का विषय कैसा है? काल्पनिक है, वास्तविक है, आंतरिक है या बाह्य है? तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे कैसा होगा? तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वास्तविक जो है रेखा चित्र का विषय माना जाता है, तो रेखा चित्र का विषय कैसा माना जाता है? वास्तविक। आंसर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखेंगे, संस्मरण का संबंध होता है कल्पनाओं से, स्मृति से, भावनाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बी का आंसर बताना है। तो बी का आंसर है स्मृति से। स्मृति के आधार पर जो लिखा हुआ होता है उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो इसका जो है आपका बी आंसर बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। आइए तीसरा हम देखते हैं कि हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य किसके समय से प्रारंभ हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से संस्मरण लेखन जो है कार्य प्रारंभ हुआ है। आइए अगला हम देखते हैं, चौथा हमारा है कि रेखा चित्र विधा का जनक किसे माना जाता है? तो रामबख्श बेनीपुरी को, गुलाब राय को, पदम सिंह शर्मा को और शिव पूजन सहाय को। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है ये सी आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेखा चित्र का जनक पदम सिंह शर्मा को माना गया है। सी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। आइए अगला हम देखते हैं पांचवा, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो पदमपराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो इसका जो है ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम जो है रेखा चित्र पदमपराग माना गया है। आइए हम छठवां देखते हैं। छठवां हमारा जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में किस लेखक ने स्मरण लिखा है? तो प्रताप नारायण के संबंध में किस लेखक ने लिखा है? आचार्य रामदेव ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, महादेवी वर्मा ने और बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो आपको बताना है छठवां का आंसर जो है राइट आपका होगा। बाल मुकुंद गुप्त ने जो है प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर रेखा चित्र लिखा है। आइए अगला हम देखते हैं, सातवां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि स्मृति की रेखाएं किस वर्ष में लिखी गई हैं? 1965, 1945, 46, 47 और 48। तो आपका जो सात का आंसर होगा वो होगा 1947 में जो है लिखी गई है। राइट आंसर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्र में उपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशु और पक्षियों को स्थान दिया है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग और चित्रा मुदगल। तो आपको यहाँ पे आंसर होगा ये जो है राइट आंसर होगा। महादेवी वर्मा जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं नौवां कि स्मारिका में संकलित रेखा चित्र किससे संबंधित है? तो सामाजिक
क्षेत्र के महापुरुषों से, बी है आपका राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से, सी है सांस्कृतिक क्षेत्र के महापुरुषों से, और डी है आपका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के महापुरुषों से। तो 9 का जो है आपका आंसर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से। आइए अगला हमारा 10वां है कि महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो 10 का जो है आपका आंसर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पथ के साथी में समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। आइए अगला हम 11वां देखते हैं कि प्रकाश चंद्र गुप्त के रेखा चित्र संकलित हैं किसमें? पुरानी स्मृतियों में, नई स्मृतियों में, नई व पुरानी स्मृतियों में, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका जो आंसर है वो है पुरानी स्मृतियों में जो है प्रकाश चंद्र गुप्त के स्मृति चित्र जो है अंकित किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगला हम देखते हैं, अगला 12वां हमारा है कि निम्नलिखित में प्रथम रेखा चित्र संकलन जंगल का जीव के रचनाकार कौन है? बनारसीदास, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित श्री राम शर्मा और श्याम सुंदर दास। तो आपका 12 का आंसर जो है पंडित श्री राम शर्मा जो है राइट यहाँ पे आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो जंगल का जीव जो है पंडित श्री राम शर्मा का रेखा चित्र माना जाएगा। आइए हम 13वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने रेखा चित्रों में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों व समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं? बनारसीदास चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर होगा बनारसीदास चतुर्वेदी, आपका यहाँ पे ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा है 14वां है भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है सत्यवती मलिक के लिए, शिव पूजन सहाय के लिए, देवेंद्र सत्यार्थी के लिए, उपेंद्र नाथ अस के लिए। तो आपका जो है 14 का आंसर देवेंद्र सत्यार्थी आपका आंसर जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। आइए 15वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ अस के रेखा चित्र व संस्मरण इनमें किसने संकलित किए हैं? तो आपके ऑप्शन है रेखाएं व चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, ये सभी। 15 का आपका आंसर जो है ये सभी यहाँ पे हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे है हमारा 16वां, डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के बिंब नामक संस्मरण लिखा, इसमें क्या किया है उन्होंने? महापुरुषों के संस्मरण है, या नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है? तीसरा आपका है नगेंद्र जी ने सामाजिक रूप से विश्लेषण किया है। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला है हमारा 17वां कि राम वृक्ष बेनीपुरी के मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा है। तो महापुरुषों के संस्मरण है, राजनीतिक संस्मरण है, और साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है, या उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के संस्मरण है? तो आपका इसका आंसर जो है साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है, सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका इसका कौन सा हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, साहित्यिक व्यक्तियों की संस्मरण है, इसमें मील के पत्थर में। आइए अगला हम देखेंगे 18वां हमारा है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस कृति के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य का टिप्पणियां कहते हुए उनकी दुर्बलताओं और सबलताओं को अंकित किया है? ऑप्शन है नए पुराने झरोखे, हवा के झरोखे, पुराने झरोखे, ये सभी। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे नए पुराने झरोखे में किया है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हमारा 19वां क्वेश्चन है लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी जी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के भाव बेचते हैं, यह जो है कथन किसका है? आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली सेन गुप्त, अज्ञे और हरिवंश राय बच्चन। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है मैथिली सेन गुप्त जो है राइट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा। आइए 20वां और लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेखा चित्र में कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? रजिया, बाल गोविंद भगत, सरजू भैया और ठकुरी बाबा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका इसका जो आंसर है डी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी तीनों जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं,
रजिया, बाल गोविंद भगत और सरयू भैया ये रामवृक्ष मणिपुरी के हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज की जो महत्वपूर्ण जो वीडियो है महामैराथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल रेखाचित्र संस्मरण को याद कर लें। इसके अगले वीडियो में जो है हम आपके लिए इसी प्रकार से इसका आगे का टॉपिक जो है कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आपने और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर कृपया देख लें। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।